नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। इससे पहले हमने इसका एक जो लेक्चर है वो पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ये इसका दूसरा लेक्चर है और हम दूसरे लेक्चर में इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, समझते हैं, चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1802, कई किताबों में ये 1802 लिखा होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा क्यों, कैसे। तो देखिए, होता क्या है कि प्रथम जो चरण होता है वो होता है 1802 से 1804 और दूसरा चरण होता है 1804 से 1806। ये 1802 याद रखना है, लेकिन आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 है। अगर ये ऑप्शन में ना आए तो 1802 से 1806 करना है। कारण क्या थे, रीजन क्या था? देखो, सबसे पहले बताता हूँ। 1796 में जो माधवराव होता है, जो कि पेशवा था, ठीक है। पेशवाओं के नाम को थोड़ा एक बार लिख के याद कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। माधवराव कौन था, नारायण राव कौन था, ठीक है। तो ये माधवराव क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। अच्छा, तो आप लोग कहोगे पेशवा ने आत्महत्या कर ली, क्यों कर ली? ये नाना फडणवीस से परेशान हो गया था। अच्छा, तो नाना फडणवीस से माधवराव परेशान हो गया, क्या कारण रहा, रीजन क्या रहा? रीजन था कि नाना फडणवीस इसको अत्यधिक ज़्यादा कंट्रोल करते थे। यानी कि नाना फडणवीस महाराष्ट्र का वो बरगद का पेड़ था जिसने महाराष्ट्र को छत्र छाया में तो रखा, लेकिन अपने आसपास किसी और पेड़ को नहीं उगने दिया। तो नाना फडणवीस माधवराव के चारों तरफ गुप्तचर रखते थे हमेशा, ऑल टाइम। जैसे ही माधवराव किसी और सरदार से बात करने का प्रयास करता, सिंधिया से बात करने का प्रयास करता, गायकवाड़ से बात करने का प्रयास करता, तो नाना फडणवीस उसको डांटा करते थे, बोलते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और सरदारों से बात करने की। तो माधवराव कहता था कि पेशवा मैं हूँ, मुझे नियंत्रण किया जा रहा है, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ। उसके बाद ये इनके नियंत्रण से परेशान हो जाते हैं और जो अपने महल की छत होती है उससे कूद के आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी बुरा लगता है मुझे इनके बारे में सुन के, फिर भी। अब देखो, उसके बाद बाजीराव द्वितीय जो होते हैं वो पेशवा बनते हैं। अब देखो, अंतिम पेशवा होते हैं ये बाजीराव सेकंड। लेकिन जैसे ही बाजीराव सेकंड पेशवा बनते हैं तो दो सरदारों में लड़ाई हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को सब कौन कौन से सरदार? एक तो दौलतराव सिंधिया जो ग्वालियर के राजा थे, और दूसरे जसवंतराव होलकर जो इंदौर के राजा थे, ठीक है। दौलतराव सिंधिया जो ग्वालियर के थे और जसवंतराव होलकर जो कि इंदौर के थे। अच्छा, तो तुम कहोगे सर ये क्यों लड़ रहे थे आपस में? ये चाहते थे कि बाजीराव के ऊपर हमारा प्रभाव रहे, और इसी बात को लेकर 1802 में दोनों के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और उस लड़ाई में हुआ क्या कि जो जसवंत राव है इसके भाई की हत्या कर देता है बाजीराव, आवेश में आकर, गुस्से में आकर। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि होलकर गुस्से में आके पूना पर आक्रमण कर देता है और सिंधिया और जो पेशवा की सेना थी इसको परास्त कर देता है। सिंधिया और पेशवा की सेना का मतलब ये है कि जो बाजीराव सेकंड की सेना थी और जो सिंधिया की सेना थी जो कि ग्वालियर का राजा था, इन दोनों की संयुक्त सेना को परास्त कर देता है। और इस प्रकार बाजीराव जो होता है वो भागकर चला जाता है अंग्रेजों की शरण में। तो ये हुआ था। तो बाजीराव अंग्रेजों के, देखो पहले राघोबा भाग के गया था अंग्रेजों के यहाँ पे, अब बाजीराव जो है वो भाग कर गया है। अब जैसे ही बाजीराव भाग कर गया तो ये अंग्रेजों के पास गया, और अंग्रेजों के पास जाकर इसने कौन सी संधि की? बसीन की संधि की, ठीक है। कब की? 31 दिसंबर 1802। इसलिए मैंने, देखो वहाँ ऊपर क्या लिखाया था, इसलिए मैंने लिखाया था 1803 से 1806, क्योंकि संधि हुई थी 31 दिसंबर के दिन। 31 दिसंबर के बाद क्या आता है? 1 जनवरी आती है, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाता, इसीलिए मैंने लिखाया था 1803 से 1806। वैसे बहुत सारी किताबें 1802 का दावा करते हैं, लेकिन संधि ही 31 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। किस किस के बीच हुई? तो वेलेजली और बाजीराव सेकंड के बीच। अच्छा, तो इसकी शर्तें क्या क्या थी? देखो, सबसे पहले जब ये भाग के गया था अंग्रेजों के पास, इसने कहा कि मुझे राजा बनवाओ कैसे भी करके, मुझे वापस से राजा बनना है। तो पेशवाओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें राजा बनवा देंगे, लेकिन हमारी जो सेना है वो तुम्हारे खर्चे पर रहेगी। इसने कहा स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। इसने कहा कि तुम्हारी जो विदेश नीति है, तुम किससे संधि करोगे, किससे बात करोगे, किसके साथ युद्ध करोगे, वो हम देखेंगे। इसने कहा ठीक है। सूरत नगर कंपनी को देना होगा। इसने कहा ठीक है। निजाम और गायकवाड़ की मध्यस्थता किसी भी विवाद में अंग्रेज करेंगे, यानी कि कल के दिन हैदराबाद का निजाम और गायक वीर जो बड़ौदा का शासक था, इनके बीच लड़ाई हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? मध्यस्थता करेंगे। गुजरात का क्षेत्र, ताप्ती, नर्मदा नदी, मध्य क्षेत्र, तुंगभद्रा का क्षेत्र, ये इनसे जो 26 लाख रुपए की आय होती है वो किसको देनी पड़ेगी? कंपनी को देनी पड़ेगी। आप लोग कहोगे सर गुजरात का जिक्र क्यों आता है बार बार? गुजरात का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि गुजरात पहले महाराष्ट्र का हिस्सा था, ठीक है। और इस संधि को बाजीराव ने क्या कहा? सहायक संधि स्वीकार कर लिया कि हमने क्या कर लिया, सहायक संधि कर ली। तो ये थी वसीन की संधि 31 दिसंबर 1802।
आपको याद रखनी है, छोटी छोटी शर्तें थी। चलो अब देखिए, ये अंग्रेज़ों की क्या होती है, एक रणनीतिक जीत होती है अंग्रेज़ों की। एक अच्छी जीत होती है, क्योंकि अब देखो मराठे एक इधर तरफ हो गए, अंग्रेज इधर तरफ हो गए। अब बरस किसके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध, यानी कि मराठे और मराठों की लड़ाई होगी और उसमें कौन फ़ायदा उठाएंगे, अंग्रेज फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहा है, राष्ट्रीय अपराध कहा। बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या कहा, राष्ट्रीय अपराध कहा। और सरदेसाई ने क्या कहा था कि इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्र राज्य का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ये परिभाषा दी थी VR सरदेसाई के द्वारा। चलिए अब होती है युद्धों की शुरुआत और युद्धों का आरंभ होता है। देखिए क्या क्या होता है। 7 अगस्त 1803 को 31 दिसंबर को संधि हुई थी। उसके कई महीने बाद अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वेलेजली के नेतृत्व में, देखो आर्थर वेलेजली, ये लॉर्ड वेलेजली का क्या था, भाई था। ठीक है, याद रखना थोड़ा हिंट के रूप में। सितंबर 1830 में उसाय नामक स्थान पर क्या होता है, सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना जो होती है वो क्या करती है, युद्ध करती है, लेकिन हार जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नवंबर 1803 में अरगांव में युद्ध होता है और इसमें भी क्या होती है, हार होती है। उसके बाद जो रघुजी भोसले होते हैं ये क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। कौन संधि कर लेते हैं, देवगांव की संधि कर लेते हैं। कब कर लेते हैं, 1803 में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी एक आदमी और बाकी था जो लड़ाई लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था, जो लड़ाई लड़ रहा था वो लड़ रहा था सिंधिया। ठीक है, इसके बाद बालासोर, कटक, बड़दा नदी पर किसका अधिकार हो जाता है, ये अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का मनोबल इससे और बढ़ गया। अंग्रेजों ने क्या किया, जनरल लेक, ठीक है ये दूसरा था, जनरल लेक के नेतृत्व में अलीगढ़ पर आक्रमण किया गया, भरतपुर पर, और इनसे क्या कर ली, सहायक संधि जो है वो कर ली जाती है। और उसके बाद आगरा को भी जीत लिया जाता है और लासवाड़ी का क्षेत्र जो है इसको भी विजित कर लिया जाता है। अब होता यह है कि जो सिंधिया था, सिंधिया भी क्या होता है, लासवाड़ी नामक स्थान पर परास्त हो जाता है और वो भी क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। कब कर लेता है, 30 दिसंबर 1803 को संधि कर लेता है। सुरजी अर्जन गांव की संधि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद बुंदेलखंड, गुजरात और गोदावरी का क्षेत्र जो है वो भी किसके अधीन आ जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना ने लड़ाई चालू की थी सितंबर में, वो दिसंबर में ख़त्म हो गई। यानी कि 4-5 महीने ही ये लोग टिक पाए अंग्रेजों के विरुद्ध। अच्छा, तो आप लोग कहोगे ठीक है अब तो कोई बचा नहीं होगा। नहीं, एक आदमी बचा था, उसका नाम था होलकर। अब होलकर बचा था। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मराठों में जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि इन्होंने एक होकर कभी युद्ध नहीं किए। कभी अकेला सिंधिया लड़ रहा है, कभी अकेला भोसले लड़ रहा है, कभी अकेला होलकर लड़ रहा है। अच्छा, तो आप लोग कहोगे सर ये आपस में अकेले अकेले क्यों लड़ रहे थे, तो इसका कारण था नाना फडणवीस। और नाना फडणवीस की गलत नीतियों के कारण कभी ये लोग एक नहीं हो पाए। नाना फडणवीस ने इनको कभी एक होने नहीं दिया। ठीक है, नाना फडणवीस चाहता था अगर ये लोग एक हो गए तो ये लोग मुझे महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के शासन से बाहर कर देंगे। इसके बाद होलकर जो होता है वो पहले तो युद्ध से दूर रहा, लेकिन बाद में इसने क्या किया, युद्धों में ये शामिल हो जाता है। उनके हारने के बाद ये कहता है कि देखो अब मेरी लड़ाई देखो। ठीक है, तुम लोगों ने लड़ाई लड़ ली, अब मेरी लड़ाई देखो। अब सिंधिया अगर ये इनको देखो, सिंधिया और भोसले को ये पहले समर्थन दे देता तो अंग्रेज इनको कभी भी नहीं हरा पाते। लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने एक साथ लड़ाई नहीं की। मराठों पर यह आक्रमण करता है और 1804 में मुकंदरा दर्रा जो पड़ता है वहाँ पर अंग्रेज सेनापति मॉनसन को परास्त कर देता है। उसके बाद जो भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह, ये होलकर का मित्र था। अच्छा, तो आप लोग कहोगे सर एक मिनट रुको, होलकर का मित्र रणजीत सिंह भरतपुर का शासक कैसे हो गया? ऐसे हो गया, जब मैंने तुमको पिछले लेक्चर बताया था तो मैंने बताया था कि जो होलकर था इसका यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों पर क्या था, अधिकार था। और भरतपुर कहाँ पड़ता है, आगरा के साइड में पड़ता है ना। तो बिल्कुल इन क्षेत्रों में पहले से ही सिंधिया, रणजीत सिंह और होलकर के मध्य क्या थे, अच्छे संबंध स्थापित थे। इसलिए भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने इसको हेल्प की। तो भरतपुर का जो क्षेत्र होता है जिसकी किलेबंदी जनरल लेक ने कर रखी थी, उस पर भी आक्रमण कर दिया जाता है और इस प्रकार से जनरल लेक को परास्त कर दिया जाता है। यानी कि जनरल मॉनसन और जनरल लेक, दो सेनापति जो हैं वो लगातार परेशान हुए। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही उतावलापन हो जाता है। उतावलापन क्या होता है कि होलकर भरतपुर से सीधा कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। और दिल्ली का इसने क्या कर लिया, घेरा डाल दिया। ये गलती होलकर ने की। होलकर को दिल्ली नहीं जाना चाहिए था, इसको पहले अपने क्षेत्रों से ही अंग्रेजों को भगाना चाहिए था।
पीछे से अंग्रेजों ने क्या किया, जनरल मूरे के नेतृत्व में इंदौर पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, आप लोग कहोगे इंदौर पर क्यों आक्रमण कर दिया, क्योंकि इंदौर का राजा था होलकर, इसलिए। अब जैसे ही इंदौर पर आक्रमण हुआ तो होलकर को दिल्ली वापस लौट के आना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली से लौट के आ रहा था तो रास्ते में युद्ध हो जाता है, और डीग के पास एक युद्ध होता है जिसमें कोई पराजित नहीं होता। लेकिन फिर आगे एक युद्ध और होता है जिसमें होलकर क्या होता है, परास्त हो जाता है और पंजाब की तरफ चला जाता है। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, होलकर की शक्ति को पूर्णतः नहीं कुचल पाए, इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, बेलेज अली को कहा कि ऐसा करो, वापस आ जाओ। ठीक है, बेलेज अली की सेवाएं समाप्त कर दी गई भारत से, और उसकी जगह किसको भेजा गया, कार्नवालिस को भेजा गया। और कार्नवालिस ने क्या किया, कार्नवालिस ने 24 दिसंबर 1805 को इसके साथ संधि करने के लिए सहयोग किया, लेकिन होता नहीं है। उसके बाद जॉर्ज वॉरली, इसने होलकर से राजघाट की संधि कर ली और इसके जीते हुए जितने भी प्रदेश थे वो वापस लौटा लिए। कार्नवालिस ने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, लेकिन सर जॉर्ज वेली जो था इसने भी अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया और होलकर के साथ 1805 में क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक, चलिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। अब ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति जो होती है, ये क्या होती है, सभी लोगों से अलग अलग नीतियाँ क्या करना, स्थापित करना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ठीक है, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण की जो नीति है वो अपनाई थी, यानी कि सबके साथ अलग अलग संधि, अलग अलग समझौतों की जो नीति है वो अपनाई थी। अब होता क्या है, 1811 में एक जसवंत राव होलकर जो होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो होलकर ने लंबा चौड़ा संघर्ष किया था, अंग्रेजों को विवश कर दिया था संधि करने पर, उसकी मृत्यु हो जाती है 1811 में। 1811 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसकी जो विधवा पत्नी होती है ये शासन संभालती है। लेकिन इसकी जो विधवा पत्नी होती है वो बलराम सेठ और अमीर खां पिंडारी की आत्मा जाती है। आपने पिंडारियों का नाम तो सुना होगा ना, आपने वो मूवी देखी होगी, वीर मूवी। ठीक है, आप लोग कहोगे हाँ बिल्कुल। तो रघुजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। इधर रघुजी भोसले मर जाते हैं तो इनके बाद इनका शासक बनता है अप्पा साहब बनता है। ठीक है, और गायकवाड़ जो बड़ौदा का शासक था ये पहले से क्या था, अंग्रेजों का मित्र था। अब सिंधिया था, सिंधिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो तो अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहा था। यानी कि जो भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े सरदार थे उनकी हालत ख़राब थी, या तो वो मर गए, इधर नाना फडणवीस मर गया, इधर यशवंतराव होलकर मर गया, भोसले मर गया, तो यानी कि कोई रहा नहीं महाराष्ट्र में। तो इसके बाद क्या हुआ, अब अंग्रेजों के पास एक अच्छा मौका था। अब देखिए होता यह है कि जो पेशवा था वो चाहता था कि जो गायकवाड़ है ना, अब गायकवाड़ बचा था तो गायकवाड़ को अपनी ओर मिला लिया जाए। लेकिन इसका जो दूत था गंगाधर शास्त्री, ये अंग्रेजों का आदमी था, ये नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से ये लोग आपस में मिल जाएं। इसीलिए पेशवा के इशारे पर क्या किया जाता है, इस आदमी को त्र्यंबक दंगरे नाम का जो सरदार था ये मार देता है। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुमने इसको क्यों मार दिया, तो दंगले को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। अब इसको पेशवा के द्वारा बचाने का प्रयास किया गया। अब पेशवा कहता है चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम कुछ दिन के लिए जेल में चले जाओ। तो इसीलिए जो त्र्यंबक दंगले होता है 1 साल तक जेल में रहता है। अब देखो जेल में कैसे रहेगा, जिसकी जेल थी उसका वही उस पेशवा की जेल थी। तो कुछ समय के बाद इसको क्या किया जाता है, भगवा दिया जाता है और ये भागने में कामयाब होता है। और अंग्रेज ये कहते हैं कि तुमने इसको भगाने में क्या की है, मदद की है, इसीलिए अब क्या होगा, या तो उसको पकड़ के लेके आओ वरना युद्ध होगा। अब इसमें पेशवा मना कर देता है कि भाई हमारा इसमें कोई रोल है नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, लड़ाई और आक्रमण जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब हेस्टिंग्स ने क्या किया था, पिंडारियों के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, जो पिंडारी थे जो मराठों के सहयोगी थे, अब जैसे ही पिंडारियों पर आक्रमण किया तो पिंडारी और मराठे जो थे उनमें आपस का संबंध था, वो एक दूसरे के लिए काम करते थे। ठीक है, तो जैसे ही पिंडारियों पर आक्रमण किया तो मराठी उसमें युद्ध में क्या हो गए, शामिल हो गए। और उसके बाद अंग्रेजों ने जो पेशवा था इसके ऊपर प्रेशर डाला कि या तो तुमने उस हत्या के आरोपी को नहीं पकड़ा, ठीक है, और ना ही तुमने ये जो पिंडारी हैं इनकी सपोर्ट कर रहे हो, इनके बीच में आ रहे हो, तो कहा कि हम तुम्हें पेशवा पद से हटा लेंगे, हमारी जो
सपोर्ट है वो हटा लेंगे। इसलिए 13 जून 1817 को इसके साथ क्या कर ली जाती है, पूना की संधि कर ली जाती है। अच्छा, पूना की संधि में क्या हुआ, पूना की संधि में जो मराठा संघ बना हुआ था उसका अध्यक्ष होता था पेशवा, वो पेशवा का पद छीन लिया जाता है, जो अध्यक्ष का पद है वो छीन लिया जाता है। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ पेशवा, और उसने क्या किया, ब्रिटिश रेजिडेंसी जो थी उसके ऊपर क्या किया, अचानक आक्रमण कर दिया, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी जो थे वो मारे गए थे। अब बाद में हुआ क्या, बाद में बाजीराव सेकंड जो था, इसके सेनापति के नेतृत्व में एक जगह पड़ती है, किरकी नामक जगह पड़ती है, वहाँ पर बहुत सारे जो अंग्रेज सैनिक थे वो भाग गए थे, ब्रिटिश रेजिडेंसी से निकल के वो लोग किरकी नामक स्थान पर भाग गए थे। तो 5 नवंबर 1817 को यहाँ पे आक्रमण किया जाता है, और बाजीराव सेकंड का सेनापति था बापू गोखले, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, मारा जाता है, और जैसे ही ये मारा जाता है तो पेशवा भी क्या करता है, सितारा की तरफ भाग जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, रिटर्न आक्रमण किया, उल्टा आक्रमण किया, और 1800 नवंबर 18, देखो मुझे सबसे बुरी जो चीज़ लगती है जब मैं भी मराठा साम्राज्य पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, ये लोग हमेशा अकेले अकेले लड़ा करते थे, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है। अब देखो अप्पा साहब भोसले, ये सीतामढ़ी में अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, इनको क्या किया, परास्त कर दिया गया, फिर इनकी नागपुर में हार होती है, और उसके बाद ये क्या करते हैं, जोधपुर भाग जाते हैं। 21 दिसंबर 1817 को होलकर की महिदपुर में हार हुई, और मंदसौर की क्या कर लेता है, वो संधि कर लेता है। तो ये लोग आपस में एक होके नहीं लड़े थे, हमेशा अलग अलग लड़ते थे, कोई 1 महीने पहले लड़ रहा है, कोई 15 दिन पहले लड़ रहा है, तो अंग्रेज इनको आसानी से हरा देते थे, ठीक है। जनवरी 1818 फरवरी 1818 में पेशवा वापस सितारा से लौट के आता है और अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन वो हार जाता है, अष्टी के युद्ध में हार जाता है। इस प्रकार से पेशवा आत्मसमर्पण कर देता है एंड में, और उसको अंग्रेज 8 लाख रुपए की पेंशन देकर बिठूर भेज देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य जो है उसका द एंड हो जाता है, अंत हो जाता है। अब देखो निष्कर्ष क्या निकला युद्ध का, निष्कर्ष देख लीजिए। भारत में अब मराठा शक्ति जो थी उसका क्या हो चुका था, पतन हो चुका था। भारत के अंदर अब कोई नहीं बचा था जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके, अब केवल अंग्रेज जो थे वो अकेले बचे थे। अब आती है मराठों के पतन के कारणों की बात। देखो मराठों के पतन के कारण जो है ना वो किताब में भर भर के दिए हुए हैं, मोटी चौड़ी जो है वो व्याख्या दी हुई है, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। लेकिन जब भी पतन के कारण आते हैं ना, तो जैसे आप लोग मुगल काल के पतन के कारण पढ़ते हो तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कमजोर उत्तराधिकारी हो गया, गलत नीतियाँ हो गई, आंतरिक दखलंदाजी हो गई, आंतरिक संघर्ष हो गया, तो ये चीज़ें ना कभी भी इनसे कॉपियों को मत भरा करो, ठीक है। मराठों के पतन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है। आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मराठा सरदारों में आपसी मतभेद, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो मराठा सरदार, अब मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर कराया, तो मैंने आपको पूरे टॉपिक में आपने देखा, पूरे लेक्चर में देखा, कहीं तो सिंधिया अलग भाग रहा है, कहीं होलकर अलग भाग रहा है, कहीं गायकवाड़ अलग भाग रहा है, कहीं पर नाना साहेब अलग भाग रहे हैं, तो कभी भी इनमें आपस में संबंध थे नहीं थे। तो आप इसका उल्लेख कर सकते हो कि मराठा सरदारों में आपसी मतभेद रहे, कभी भी एक नहीं रहे, अलग अलग युद्ध किए लोगों ने, अलग अलग संधियाँ की, भ्रष्ट प्रशासन था इनका, ठीक है। गायकवाड़ जैसे लोग बिक जाते थे, प्लस ये लोग क्या करते थे, पैसे के ऊपर मरते थे। हैदर अली से संधि कर ली, फिर हैदर अली से संधि तोड़ दी, फिर टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध करने पहुंच गए। तो भ्रष्ट प्रशासन था इनका, अयोग्य और स्वार्थी नेतृत्व था। राघोबा भागकर जा रहा अंग्रेजों के पास कि मुझे राजा बना, मुझे पेशवा बना दो, इधर बाजीराव सेकंड भाग के जा रहा है अंग्रेजों के पास, मुझे शासक बना दो। तो ये था स्वार्थी नेतृत्व, एक आदमी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते थे। कमजोर आर्थिक ढांचा, जो मराठे थे ये लूट के माल पर भरोसा करते थे, ठीक है। इनकी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण किया, वहाँ से लूट के पैसे लेके आए, उसी से सिस्टम चला रहे हैं, यानी कि खुद की प्रॉपर व्यवस्था इन लोगों की नहीं थी। राजस्थान के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, आगरा के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। आपने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में पढ़ा होगा मराठाओं का राजस्थान पर आक्रमण। तो ये लोग लूट मार पर ज़्यादा विश्वास करते थे, चौथ नामक कर ये वसूलते थे, सरदेसाई नामक कर ये वसूलते थे। तो इनका खुद का कोई इकोनॉमिक कंडीशन नहीं था। प्राचीन सैन्य प्रणाली, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो एक बार इन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया था, क्योंकि इटालियन सेनापति ने इनका नेतृत्व किया था, उसमें बताया था तुमको लड़ना कैसे है। तो ये लोग तो वही घोड़े लेके जाओ, तलवारें लेके जाओ, और सामने बंदूकें चल रही हैं, तो कैसे जीतोगे। तो प्राचीन सैन्य प्रणाली थी, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी इनकी, ठीक है। अगर कोई एक ग्राफ नहीं बना हुआ था कि किसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा,
एक बस कोई भग रहा है, कोई लूट रहा है, कोई मार रहा है। सामाजिक सिस्टम नहीं था कि भाई इसके बाद कौन बनेगा, इसके बाद कौन बनेगा। उस सामाजिक सिस्टम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जो इनके सरदारों की व्यवस्था थी, जो इनका मराठा परिसंघ था, उसके निश्चित ढांचा नहीं था। जिसको मौका मिल रहा था वो षड्यंत्र रच रहा था, जिसको मौका मिल रहा था वो किसी को मार रहा था। वो तो ये सामाजिक व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। दूरदर्शी का अभाव था, ये तो मैं आप लोग भी महसूस करोगे, इन लोगों के अंदर दूरदर्शी का अभाव था। ये बस छोटे काम की, छोटे समय के लिए क्या करते थे, संघर्ष करते थे, बस ऐसे आज की सत्ता मिल जाए। इन लोगों ने दूर नहीं देखा कि इस संधि का इतने साल बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लोग हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के साथ जाकर खड़े हो जाते तो ना तो टीपू सुल्तान का पतन होता दक्षिण में, ना मराठों का पतन होता, शक्ति संतुलन बना रहता, अंग्रेज उधर भी डरते इधर भी डरते। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान का पतन करवा दिया। वो लोग हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इनके अंदर दूरदृष्टि का अभाव था, मित्र राज्यों की कमी थी, इनके मित्र राज्य नहीं थे। राजस्थान के राजपूतों के साथ इन्होंने लूट कर करके उनको परेशान कर दिया, ठीक है। तो इतने सपोर्टेड राज्य इनके नहीं थे, क्योंकि हर किसी पर आक्रमण कर देते। किसी अंग्रेजों से संधि कर ली, हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया, हैदराबाद के निजाम के ऊपर आक्रमण कर दिया। इन लोगों को किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखते थे। कहीं पर अगर नुकसान भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मित्र राज्य है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए था। तो इनके मित्र राज्य नहीं थे, इसलिए इन्हें मुसीबत में कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता था। नाना फडणवीस की गलत विदेश नीति, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि नाना फडणवीस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने महाराष्ट्र के हित में काम तो किया, लेकिन इसने और किसी मराठा सरदार को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए वो क्या करते थे, दूर चले जाते थे महाराष्ट्र से और आपसी मतभेद उत्पन्न होते थे, ठीक। प्लस जो नाना फडणवीस था, इस सैन्य नेतृत्व करने में अयोग्य था, शारीरिक स्थिति कमजोर थी इसकी। ये था रणनीति का अभाव। ये लोग कभी रणनीति बना के युद्ध नहीं करते थे। कोई बड़ौदा में लड़ रहा है, कोई इंदौर में लड़ रहा है, कोई ग्वालियर में लड़ रहा है, कोई सूरत में लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई अक्टूबर में लड़ रहा है, कोई नवंबर में लड़ रहा है। रणनीति से इन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, हमेशा अकेले घूमते थे अपने 100-200 साथियों को लेकर कहीं भी लड़ रहे हैं। तो जैसे अंग्रेज युद्ध करते थे, रणनीति बना के, प्लानिंग बना के, एक सेना इधर से जाएगी, एक सेना इधर से जाएगी। पूरे मराठा साम्राज्य में ऐसा कोई तुमको युद्ध देखने को मिलेगा नहीं जिसमें रणनीति इनकी दिखी हो। तो ये 3 युद्ध थे, ये इनकी पतन के कारण थे। लंबा चौड़ा इसमें लिख सकते हो, आपको इसमें एक बार बस देखने की ज़रूरत है, बाकी का रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर को समझ जाते हो तो पतन तो आप बेसिकली लिख सकते हो, बड़े आराम से लंबा चौड़ा इसमें लिख सकते हो। बाकी का ये मराठा एम्पायर रहा है, इससे भी बड़ा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन हो गया, ठीक है। ये कभी इतना बड़ा हुआ करता था जब शिवाजी होते थे, ठीक है, बाजीराव हुआ करता था। ये बहुत ही शानदार मराठा साम्राज्य रहा था, लेकिन हर साम्राज्य का उदय होता है और उसके बाद पतन होता है। ये सालवाई की संधि के समय की बात है, जब इस प्रकार से मराठा बैठे हुए थे और ये संधि जो है वो हुई थी, ठीक। चलिए, तो ये कुछ दृश्य हैं युद्ध के जिसमें दिख रहा है अंग्रेज जो है वो युद्ध लड़ते हुए। तो बाकी का इसमें अब देखो, बायोग्राफी बचती है 2 लोगों की, एक बचती है नाना फडणवीस की और एक बचती है सिंधिया की, ठीक है। उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपको इस पूरे लेक्चर में से कोई भी सवाल जवाब, कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके मन में है तो मुझसे पूछिए। बाकी का आप लोग इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सी संधि कब हुई थी, क्या बात रही थी। और अक्सर करके जब आप लेक्चर को समझ लेते हो, जान लेते हो, तो उसके बाद आपको जो तिथियां हैं वो तो आपको याद अच्छी तरह से कर लेनी है। उसके बाद सेल्फ उसको लिखने का प्रयास किया करो एक बार, ठीक है, कि पुरंदर की संधि में क्या हुआ, सूरत की संधि में क्या हुआ, सालबाई की संधि में क्या हुआ। इनको 1-2 बार रिवाइज किया करो, उसके बाद फिर आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।